टाइम था 12 अगस्त 2024 का, जब रात का समय हो चुका था और उत्तराखंड के देहरादून में बस स्टॉप पर लगभग सारे ही लोग जा चुके थे। गिने ही चुने वहां पर पैसेंजर इस टाइम बचे हुए थे जिनकी की रात को बस चलने वाली थी। और इसी तरीके से बस की वेट करने वालों में एक लड़की भी शामिल थी। लेकिन नाइट ड्यूटी करने वाला वहां पर जो गार्ड लगा हुआ था, वो जैसे ही इस लड़की के पास से गुजरता है तो उसे इस लड़की को देखकर थोड़ा अजीब महसूस होता है, क्योंकि वो लड़की बिल्कुल भी कंफर्टेबल नजर नहीं आ रही थी। बार बार वो अपने कपड़े ठीक कर रही थी, आसपास में वो देख रही थी मानो वो काफी ज्यादा घबराई हुई हो। इसके अलावा यहाँ पर इसके पास ही एक व्यक्ति भी घूम रहा था और वो लड़की बार बार उस आदमी को देखकर बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो रही थी। तो इस गार्ड को कुछ न कुछ गड़बड़ लगती है और उसने ये बात बिल्कुल भी नहीं सोची कि वो चुपचाप यहाँ से चला जाए, जबकि उसके दिमाग में ये बात आई कि हो सकता है ये लड़की परेशानी में हो और ये आदमी ही इसे परेशान कर रहा हो। ये लड़की सिर्फ और सिर्फ देखने में 15-16 साल की लग रही थी। तो इस गार्ड ने ज्यादा देरी बिल्कुल भी नहीं की। उसके दिमाग में ये बात आ चुकी थी कि जरूर यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है और मुझे पुलिस वालों के पास कॉल कर देना चाहिए। तो इसके तौर पर उस गार्ड ने चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर के ऊपर कॉल कर दिया। कुछ ही देर बाद पुलिस वाले यहाँ पर आ जाते हैं, चाइल्ड वेलफेयर टीम यहाँ पर आ पहुंचती है और उस गार्ड से आकर पूछने लगते हैं। और उस गार्ड ने इस लड़की के साथ जो कुछ भी यहाँ पर हो रहा था, जैसी इसकी कंडीशन इसने देखी थी, वो सारी ही चीजें वो पुलिस वालों को बता देता है। और उसके बाद वो पूरी ही टीम उस लड़की के पास जा पहुंचती है। पहली नजर में जब पुलिस वालों ने इस लड़की को देखा तो उन्हें भी ये बात लगने लगती है कि जरूर ये बच्ची यहाँ पर अनकंफर्टेबल महसूस कर रही है और हो ये भी सकता है कि यहाँ पर जो ये आदमी घूम रहे हैं ये इसे तंग कर रहे होंगे। तो सारे के सारे पुलिस वाले और चाइल्ड वेलफेयर टीम उसके पास जा पहुंचते हैं। वहां पर जाकर वो लोग उससे बातें करने लगते हैं। लेकिन जब पुलिस वाले उस लड़की से बातें कर रहे थे और जिस भी आदमी को वो अपने पास देखती है वो उसे देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है। अपने पास जो वो बैग था उससे ही वो लिपटने लगती है। तो पुलिस वाले समझने लगे थे कि ये जरूर आदमियों से घबरा रही है। तो जितने भी जेंट्स थे वो पीछे चले जाते हैं और जितनी भी लेडी पुलिस ऑफिसर उनके साथ आई थी वो जाकर उस लड़की से बातें करने लगती हैं। वो लड़की इस टाइम भी इनसे कुछ ज्यादा बातें नहीं करती है। वो जब उनसे पूछताछ करने लगते हैं कि बेटा तुम कहाँ से आए थे, तुम कहाँ पर जाना चाहते हो, तो उस लड़की ने बताया कि वो पंजाब के पटियाला जाना चाहती है। वो इस टाइम बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। तो उन लेडी ऑफिसर्स ने पूछना शुरू किया कि क्या तुम यहाँ पर अकेली आई हो या फिर तुम्हारे साथ कोई और भी है, या फिर तुम्हारा जो तुम्हारे साथ आया था वो यहाँ पर गुम हो गया है। सारे ही तरीकों से पुलिस वाले उससे पूछने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बार बार पूछ लेने के बाद भी वो लड़की बहुत ही कम बोल रही थी। और आखिर में पुलिस वालों को ये बात लगने लगी कि जरूर ये लड़की मुसीबत में है। तो वो लोग उसे अपने साथ गाड़ी में बैठा कर ले जाते हैं। इस टाइम इस लड़की को बहुत ज्यादा भूख लगी हुई थी। तो सबसे पहले तो उसे खाना खिलाया जाता है, जो कुछ भी वो खाना चाहती थी, पानी वगैरह पिलाया जाता है। और उसके बाद कुछ एक लेडी ऑफिसर्स आकर उसके पास आराम से बैठकर उसके साथ बातें करने की कोशिश करती हैं। लेकिन ये बच्ची इस टाइम बहुत ज्यादा घबराई हुई थी, किसी से भी वो बातें नहीं करना चाहती थी, सिर्फ और सिर्फ एक कोने में वो चुपचाप बैठी हुई थी। तो इसके साथ साथ इसका ट्रीटमेंट भी शुरू करवा दिया जाता है, क्योंकि पुलिस वालों को ये बात लग रही थी कि जरूर ये लड़की किसी न किसी हादसे से गुजरी है और यही कारण है कि अब ये बोलने की हालातों में नहीं है। तो 1-2 दिन तक तो उसका इलाज चलता है और उसके बाद दोबारा से जब पुलिस वाले उसके पास जाते हैं, लेडी ऑफिसर्स ने जाकर उससे पूछताछ करनी शुरू की। तो उस लड़की ने कुछ एक ऐसी बातें बतानी शुरू की उन लेडी ऑफिसर्स को, जिससे कि उन्हें पता चलता है कि इसके साथ तो दरिंदगी की गई है। और उसके बाद उन्होंने पूछना शुरू किया कि ये सब तुम्हारे साथ कहाँ पर हुआ, क्या कुछ हुआ। तो वो लड़की बताने लगती है, लेकिन जब वो बता रही थी तो इसी बीच वो बड़े ही बुरे तरीके से रोने लगती है। तो पुलिस ऑफिसर्स उसकी हालातों को काफी अच्छे से समझ सकते थे। इसी तरीके के काफी सारे केस उन लोगों के पास आते रहा करते थे। तो उन्होंने उसे चुप करवा दिया कि बेटा अब सब कुछ ठीक हो चुका है, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं, और जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ था छोड़ो, हम लोग उसके बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं। वो लोग जैसे तैसे कर उसे शांत करवाते हैं। उसके बाद अगले दिन दोबारा से उससे पूछताछ करनी शुरू करते हैं। जब दोबारा से वो लड़की बहुत ज़्यादा परेशान होने लगती है उन सारी ही चीज़ों को याद करके जो कि उसके साथ घटी थी, तो वो दोबारा से रोने लगती है। और इसी तरीके से लगभग 2-3 दिनों तक उससे पूछताछ
पूछताछ की जाती है और उसके बाद पुलिस वालों को पता चलता है कि उसके साथ ये सारी ही दरिंदगी उत्तराखंड के देहरादून में जो बस स्टैंड मौजूद है वहां पर हुई थी। तो वहां पर तो काफी सारे सीसीटीवी कैमरा भी लगे हुए हैं। पुलिस वाले वहां पर जाकर अपनी इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं और इसी इन्वेस्टिगेशन के बीच पुलिस वालों को पता चलता है कि यहाँ पर इस लड़की के आसपास काफी सारे लोग घूम रहे हैं और उनमें भी जो आखिरी में जब ये लड़की अकेली रह गई थी तो ये बंदा इसके आसपास बहुत ज्यादा घूम रहा है। तो उन लोगों ने वो सीसीटीवी वीडियो उस लड़की को दिखाई। वो लड़की पहचान जाती है, उसे देखकर वो दोबारा से रोना शुरू कर देती है कि हाँ यही वो दरिंदा था और इसके अलावा 4 लोग और भी मौजूद हैं। तो पुलिस वाले उस वीडियो से उस व्यक्ति की फोटो लेते हैं और उसके बाद दोबारा से जाकर उत्तराखंड का बस स्टैंड था वहां पर जाकर पूछताछ करनी शुरू करते हैं और इसी पूछताछ के बीच वो व्यक्ति उन्हें मिल जाता है। पुलिस वाले तुरंत उसे गिरफ्त में ले लेते हैं। उसके बाद उसके साथियों के बारे में भी पूछताछ करनी शुरू करते हैं कि इस तरीके से तुमने एक लड़की के साथ हैवानियत की थी, तुम्हारे बाकी साथी कहाँ पर हैं। तो उन्होंने सारे ही लोगों के बारे में बता दिया और उन 5 ही लोगों को इस टाइम गिरफ्तार कर लिया गया था। पुलिस वाले उन्हें अपने साथ लेकर जाते हैं और उसके बाद उनसे पूछताछ की जाती है। दूसरी तरफ लड़की ने भी इस टाइम सारी ही बातें बता दी थी और इसके साथ साथ लड़की की मेडिकल रिपोर्ट भी इस टाइम आ चुकी थी। तो सारी ही चीजें सामने थी और उसके बाद जो कुछ लड़की ने बताया उन आदमियों से पूछा जाता है, उनकी सारी की सारी आइडेंटिटी ली जाती है। तो ये बात पता चलती है कि ये कुल 5 आरोपी थे। एक था धर्मेंद्र कुमार जो कि इस टाइम 32 साल का था, दूसरा देवेंद्र कुमार जो कि 52 साल का था, इसके अलावा रवि कुमार, राजेश कुमार और राजपाल जो कि इस टाइम 57 साल का था। इन 5 ही लोगों ने बड़ी ही बेरहमी से इस लड़की के साथ दरिंदगी की थी। 12 अगस्त की रात का समय था जब ये लड़की उत्तराखंड के देहरादून में पहुंचती है। दरअसल उसे पंजाब के पटियाला जाना था। तो जिस बस में वो यहाँ पर आई थी, इस बस के कंडक्टर से ही, ड्राइवर से ही ये पूछने लगती है कि मुझे इस तरीके से वहां पर जाना है, मुझे कहां से बस मिल सकती है। तो इस बस के ड्राइवर ने और कंडक्टर ने ये बात कही कि तुम आराम से बैठ जाओ, जहां पर भी तुम्हारा स्टॉपेज आएगा हम लोग तुम्हें आराम से बता देंगे और उसके बाद तुम्हें ये भी बता देंगे कि तुम्हें बस कौन सी पकड़नी है। इन सारी ही चीजों को सुनकर वो लड़की आराम से बैठ जाती है और उसके बाद उत्तराखंड के देहरादून में करीबन रात के 10:30 बजे ये बस पहुंचती है और जैसे ही ये बस यहाँ पर पहुंचती है तो एक एक कर जितने भी इस बस में सवारी थी वो सारी ही उतर कर चली जाती हैं। अब रात का टाइम था तो पहले ही बहुत ही कम इस बस में सवारी बैठी हुई थी और वो सारी ही सवारी भी जब उतर कर चली जाती हैं तो इस लड़की ने पूछना शुरू किया कि अब मुझे पंजाब के पटियाला में जाना है तो वहां की बस मुझे कहां से मिल सकती है। तो उन दोनों ने ही, बस के ड्राइवर और कंडक्टर ने, ये बात कही कि तुम आराम से यहाँ पर बैठ जाओ, जहां पर भी तुम्हारी बस लगी हुई होगी हम तुम्हें बता देंगे। लेकिन इस घटना के कुछ ही देर बाद वो उस लड़की को बस के पीछे ले जाने लगते हैं। वो अब बेचारी अकेली थी पूरे ही बस में। यहाँ पर आसपास में भी काफी सारी बसें खड़ी हुई थी। इस बस का कंडक्टर और इसका ड्राइवर जो कि इसके साथ हैवानियत करने पर तुले हुए थे। तो वो लोग उसे पकड़ते हैं, जबरदस्ती उसे बस के पीछे लेकर जाते हैं और उसे चुप करवाने की कोशिश करते हैं। ये बात कहते हैं कि क्या तुम तुम्हारे घर पर नहीं जाना चाहती? अगर जाना चाहती हो तो तुम चुपचाप यहीं पर बैठी रहो, हम तुम्हें बड़े ही आराम से पहुंचा देंगे, तुम इस चीज की तकलीफ बिल्कुल भी मत लो। वो लड़की इस टाइम बहुत ज्यादा घबरा चुकी थी और उसके बाद वो लोग उसे बस की पिछली सीट पर लेकर जाते हैं और वहां पर उसके साथ हैवानियत करने लगते हैं। इस लड़की की आवाजें सुनकर जो कि इसके साथ दरिंदगी इस टाइम हो रही थी, इस बस के साइड में ही एक और बस खड़ी हुई थी। तो उसमें जो 2 ड्राइवर बैठे हुए थे, आपस में वो लोग बातें कर रहे थे। वो इस लड़की की आवाज सुनकर इस बस में आ पहुंचते हैं। यहाँ पर आकर इस बस के ड्राइवर और कंडक्टर से पूछने लगते हैं कि आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है। और उसके बाद शायद ये लोग पहले से ही एक दूसरे को जानते थे। उन्होंने बताया कि इस तरीके से हम लोग एक लड़की को यहाँ पर लाए हुए हैं, अगर तुम्हें भी कुछ करना है तो तुम लोग भी यहाँ पर कर सकते हो। लेकिन जो सबसे अजीब बात यहाँ पर घटी वो ये थी कि इन दोनों ने भी इस लड़की की मदद करने के बारे में नहीं सोचा, जबकि खुद की हवस मिटाने के बारे में ये लोग सोचने लगते हैं। वो लोग भी बिल्कुल वैसा ही करने लगते हैं जैसा कि यहाँ पर पहले से ही मौजूद ये ड्राइवर और कंडक्टर कर रहे थे। ये करीबन सारा का सारा कांड 10:30 के आसपास शुरू हुआ था। रात के 12 बज चुके थे, 12:30 होने ही वाले थे
कि इसी टाइम जो ये बस का कंडक्टर था ये बात कहता है अपने बाकी साथियों को कि मुझे जाकर कैश भी जमा करवाना है, जितना भी आज मैं टिकट वगैरह काट कर पैसे इकट्ठे हुए हैं इसे जाकर कैशियर को संभलवाने भी हैं। तो वो जाकर कैशियर के पास पैसे जमा करवाने लगता है और इसी टाइम वो कैशियर पूछने लगता है कि हाँ भाई, तेरी तो बस काफ़ी देर पहले ही आ चुकी थी, अभी तक तू कहाँ पर घूम रहा था? पहले तो हर बार तू टाइम पर आ जाया करता था कि मुझे वापस जाना है, इधर जाना है, उधर जाना है, लेकिन आज तो पता नहीं तू कहाँ पर गायब हो गया था। मेरे को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था और यही अंदाज़ा मैं लगा रहा था कि तू आराम से आ जाएगा, और अब आ ही गया है तो ये भी बता दे कि कहाँ पर तू चला गया था। और उसके बाद वो कंडक्टर आनाकानी करने लगता है उसे बताने में कि हाँ मैं यहीं पर चला गया था, ऐसे हो गया था, वैसे हो गया था, लेकिन वो कैशियर डिटेल से पूछने लगता है कि कहाँ पर चला गया था। और इसी तरीके से वो काफ़ी अच्छे से एक दूसरे को जानते थे। तो इसी टाइम उस कंडक्टर ने ये बात कही कि जनाब इस तरीके से एक लड़की आई हुई थी, अगर आप भी चलना चाहें तो मेरे साथ चल सकते हैं। लेकिन जो यहाँ पर भी सबसे अजीब घटना घटी वो बिल्कुल यही थी कि वो कैशियर भी अपने पास में बैठे हुए एक और व्यक्ति को अपना पूरा का पूरा कैश काउंटर संभलवा कर ये बात कहता है कि तू बस यहाँ पर बैठ, मैं करीबन 10-15 मिनट में आता हूँ। और वो कैशियर भी उस कंडक्टर के साथ उस बस में जा पहुँचता है और वहाँ पर जाते ही उसने देखा कि यहाँ पर 3 ड्राइवर पहले से ही इस लड़की के साथ काफ़ी बेरहमी से दरिंदगी कर रहे हैं। और उसके बाद जैसे ही वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो उस कंडक्टर ने ये बात कही उन ड्राइवरों से कि साहब यहाँ पर आए हैं तो पहले इन्हें कर लेने दो जो कुछ भी ये करना चाहते हैं, उसके बाद तो ये लड़की यहाँ पर ही रहने वाली है। तो वो तीनों ही ड्राइवर वापस आ जाते हैं और उसके बाद वो कैशियर उस लड़की की मदद करने की बजाय उसके साथ दरिंदगी करने लगता है। अगले काफ़ी देर तक वो लोग बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। कैशियर वापस आ चुका था, उसके बाद वो ड्राइवर और कंडक्टर अपने उसी काम पर लग जाते हैं। उन्हें इस बात से कोई ख्याल नहीं था कि इस लड़की का क्या हाल है, ये छोटी बच्ची है, इसके साथ उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। वो लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी हवस पूरा करना चाहते थे। और उसके बाद वो सारे ही लोग उस बस से नीचे उतर कर आ जाते हैं और उस लड़की को ये बात कहते हैं कि तुम अपने कपड़े वगैरह ठीक कर लो, तुम्हारी जो बस है वो इस नंबर पर मिलने वाली है। वो लड़की इस टाइम बहुत ज्यादा घबरा चुकी थी, वो अपने आप को जैसे तैसे कर संभालते हुए आकर उस बस स्टैंड पर बैठ जाती है। इस टाइम वो बहुत ज्यादा घबरा चुकी थी, लेकिन जो ड्राइवर था और जो वो कंडक्टर था अभी भी उसके आसपास घूम रहे थे, क्योंकि उन्हें इस बात का डर था कि हो सकता है ये लड़की यहाँ आसपास में किसी और को इन सारी ही चीज़ों के बारे में बता दे और उसके बाद वो लोग इसके ऊपर किसी तरीके की कार्रवाई कर दें, या फिर हो ये भी सकता है कि वो लोग पुलिस वालों के पास कंप्लेंट कर दें। तो वो लोग यहाँ पर घूम रहे थे उसके आसपास कि इसी टाइम यहाँ पर ये गार्ड आ पहुँचता है और वो जब उस लड़की को देखता है ऐसे हालातों में कि उसके कपड़े इस टाइम काफ़ी ज़्यादा अजीब तरीके से इसने पहन रखे हैं, बाल इसके बिखरे हुए हैं, तो जरूर कुछ ना कुछ यहाँ पर गड़बड़ चल रही है। और दूसरी तरफ एक बंदा इसके आसपास घूम भी रहा है जिसे कि देखकर ये लड़की बहुत ज़्यादा घबराई हुई है। तो इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए उसने पुलिस वालों के पास कॉल कर दिया। कल साय को जो हमें प्राप्त हुई थी, इसके बाद हमने तत्काल जैसी चीज प्राप्त हुई एक टीम का गठन महिला अधिकारी और सभी के साथ हमने बना दिया था इसमें कि वो जाए मौके पर, क्योंकि घटना स्थल भी बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं था, लेकिन आईएसबीटी से चूंकि वो मिली थी वहां से, इसलिए आईएसबीटी से हमने कैमरे को खंगालना शुरू किया। तो बहुत सारी हमें फुटेज मिली, जिस फुटेज में बालिका आराम से वहां जगह बैठी भी मिली। इसके बाद एक व्यक्ति वहां पर घूमता दिखाई दिया बगल में, और इसके बाद गार्ड ने जो सूचना दी तो वो करोबरेट हो गई थी हमारी पूरी घटनाक्रम की। जब वो सस्पेक्ट को जब हमारी महिला इंस्पेक्टर द्वारा विस्तार से लड़की से पूछा गया तो उसके द्वारा ऐसा बताया गया कि 5 लोग के साथ ने अलग अलग समय में उसके साथ गलत वो काम किया है। इसके आधार पर भी जो आदमी सस्पेक्ट वहां घूम रहा था, उस फुटेज को लेकर वहां के जितने भी हमारे ड्राइवर या काम करने वाले लोग हैं, कर्मचारीगण आईएसबीटी के आसपास रहते हैं दुकान पर, उन सबसे हमने वेरिफिकेशन कराया कि कोई इसको पहचानता होगा। तब उसकी शिनाख्त हुई कि वो भगवानपुर एक ड्राइवर है, जो एक बस का नंबर दिया कि इस बस का ड्राइवर है और ये भगवानपुर में मूल रूप से रहने वाला है और आज अवकाश पर है, उसकी ड्यूटी ऑफ है और वो अपने घर गया होगा। और इस तरह से जब पहले सस्पेक्ट को पकड़ा गया तो उससे पूछताछ में
फिर दूसरे का नाम, तीसरे का नाम, इस तरह 5 लोग इसमें टोटल जो है प्रकाश में है, जिस देहरादून के बीच में। और कश्मीरी गेट पर ये लड़की वहां पर घूमते हुए मिली थी, जिससे ड्राइवर की कुछ बात हुई और इसके बाद वो उनके साथ उस बस में बैठ के यहाँ पर आ गई थी और इसके बाद इसके साथ एक घटनाक्रम हुआ। और इस तरीके से यहाँ पर ये टीम आ पहुंचती है। लेकिन इस केस को भी देखकर मेरे दिमाग में सिर्फ एक यही सवाल उठ रहा है, क्या इंसानियत अभी भी जिंदा है? क्योंकि जिस तरीके के केस लगातार सामने आ रहे हैं, उन्हें तो देखकर यही लगता है कि चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ हैवान घूम रहे हैं। बात भले ही कोलकाता की ट्रेनी डॉक्टर के बारे में की जाए या फिर उस बिहार वाली लड़की के बारे में की जाए जो कि सिर्फ 14 साल की थी। बड़े ही बेरहमी से उनके गांव वाले ही उसे उठा ले जाते हैं, उसका रेप वो लोग करते हैं और आखिर में बड़े ही बेरहमी से उसे वो लोग मार डालते हैं। और अब ये घटना अगर उत्तराखंड वाली देखी जाए तो मामला कुछ समझ नहीं आ रहा है। इस घटना में 2 लोग तो शामिल ऐसे थे जिनकी की उम्र 52 साल की है, एक की 57 साल की है। तो वो कितनी ज्यादा एज के हो चुके थे? क्या उन्हें इस बात का बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा था कि जो ये लड़की है ये उनकी बेटी की उम्र की है, ये उनकी पोती की उम्र की है? और हो सकता है बिल्कुल इसी तरीके की दरिंदगी उनकी बेटी के साथ या फिर पोती के साथ कहीं और हो जाए तो वो लोग क्या करेंगे? क्या वो लोग उस टाइम भी यही बात सोचेंगे कि अब इनके ऊपर हैवानियत आ चुकी थी, ये लोग अपने आप को सेटिस्फाई करना चाहते थे और यही कारण था कि इन्होंने इसका ऐसा हाल कर दिया? अगर इनके परिवार वालों के साथ ऐसा होगा तो वो लोग क्या सोचेंगे? इनकी एज काफी ज्यादा थी, ये लोग दुनियादारी को काफी हद तक देख चुके थे, काफी सारी चीजें इन्होंने अपनी जिंदगी में अनुभव की थी, तो इन्हें बाकी लोगों को रोकना चाहिए था। ये नहीं था कि एक बेसहारा लड़की इस टाइम उनके सामने पड़ी हुई है तो वो लोग उसका फायदा उठाने लग जाएं। और इस टाइम तो लगातार देश के अलग अलग हिस्सों से इस तरीके की काफी सारे हादसे सामने आ रहे हैं और समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार देश को हो क्या गया है। अगर इसी तरीके से सब कुछ चलता रहा तो पता नहीं आगे चलकर क्या होगा। कोलकाता वाले केस को देखकर एक सब्सक्राइबर ने तो ये भी कमेंट किया था कि किसी भी व्यक्ति को घर से बाहर ही नहीं निकलने देना चाहिए, रात को 8 बजे ही सारे लोगों को घर के अंदर बंद कर देना चाहिए। लेकिन क्या आप लोगों को लगता है कि अगर 8 बजे ही किसी बंदे को घर के अंदर ही बंद कर दिया जाए तो इस तरीके से ये सारे हादसे रुक पाएंगे? इस तरीके के दरिंदों को ये चीज खुद ही देखनी चाहिए कि ये भी किसी की बहन है, ये भी किसी की बेटी है, किसी की माँ भी ये हो सकती है, तो ये लोग उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? हो सकता है इनके परिवार के सदस्यों को भी बिल्कुल इसी तरीके से कल को टॉर्चर किया जाए और उनके साथ भी इसी तरीके की दरिंदगी की जाए, तो ये लोग उन लोगों को क्या कहेंगे? उन्होंने ठीक किया या फिर उन्होंने गलत किया? क्योंकि कसूर में ये लोग भी तो हैं। आप लोग इस केस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इसके साथ साथ ये जरूर बताएं कि ऐसे दरिंदों को सजा क्या मिलनी चाहिए। वैसे दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और ऐसे केसेस को देखते हुए शाउट आउट की तो बात ही नहीं करनी चाहिए।